बात करेंगे किचन की। ये बहुत फेमस है। ये जोधपुर से 140 किलोमीटर दूर है। एक छोटा सा गांव है। इस गांव का नाम है खीचन। ये बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ आते हैं छोटे मेहमान सेंट्रल और नॉर्दर्न एशिया से। इन मेहमानों का कहा जाता है डीमन सेल्स क्रेन। और मुझे यहाँ पहुँचने में बड़ा टाइम लगा, 3.5 घंटे लगा। अब देख सकते हो जोधपुर से किचन का कितने किलोमीटर है। अलग आप अगर गूगल में वाकई में सर्च करोगे तो अलग अलग दिखाता है रूट, लेकिन जो मुझे मिला या सुबह जो मैं आया, सुबह में 6 बजे निकला था नहा धो के, मतलब और भी जल्दी 6:15 तक मैं यहाँ पहुँच गया था जल्दी से नहा धो के, और 6:15 तक पहुँच गया था क्योंकि मुझे 6:30 लेनी थी। लेकिन मुझे 6:45 बजे वाली बस मिली और मुझे पहुँचने में 3.5 घंटे लगे। हाँ, मुझे 3.5 घंटे लगे, तो मैं 10:30 के आसपास पहुँचा था। तो 2-3 में इस तरह लंबा मतलब इस जगह को मिला। लेकिन वाकई में बहुत सुबह भी भीड़ थी, अच्छा खासा माहौल था और अच्छा मौसम। यहाँ सुबह आप देखते मतलब किचन वाले में अगर मैं और जल्दी आता तो बस चीज़ को भी और जल्दी आपको रिकॉर्ड करके दिखाते, लेकिन वाकई में बहुत अच्छी थी। यही मेहमान बहुत दूर से सफ़र पार करते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर चीन और रूस से रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अपनी ऐतिहासिक सफ़र में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को पार करना पड़ता है। हिमालय पर्वत एशिया के आर पार 2000 किलोमीटर से दायरे में फैले हुए। इसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्र से लगभग 9 किलोमीटर ऊंची है। तिब्बत में एवरेस्ट को ऐसा पहाड़ माना जाता है जिसे कोई भी पक्षी आज तक पार नहीं कर पाया, लेकिन एक अनोखी प्रजाति ने गलत साबित कर दिया, यानी डीमन क्रेन ने। ये सब अपने माता पिताओं के साथ, अपने भाई बहनों के साथ सब आते हैं और यहाँ तक सफ़र करते हैं, यानी उस रेगिस्तान तक, उस किचन तक। इनके लिए बहुत मुश्किल हिस्सा है पहुंचने के लिए। ये एक करिश्मा ही है, अपने इस सफर में जिंदा बचे रहे, वो भी एक साथ सब। ये देख सकते हैं इस मैप में, ये सब के सब एक साथ ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कितना बड़ा ये रीडिंग साइटिंग के बगैर फिर वो हिंदुस्तानी पूरा पार करके यहाँ आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, पहले वो क्या नाम है उसका, नूरस्तान यानी कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर पाकिस्तान और फिर वो राजस्थान जोधपुर किचन आते हैं। ये पूरा लंबा सफ़र करके इसी जगह था, मतलब हमेशा की तरह इनका एक रूटीन है, इनका ये एक नियम है। अक्टूबर में सब एक साथ इसी तरह आते हैं। ये प्रजनन के लिए जगह बदलते हैं, मतलब यहाँ जो आते हैं ये प्रजनन के लिए और अपना खाना बदलने के लिए। सारस की कहानी 1970 के दशक में शुरू हुई है, जब ये स्थानीय जैन परिवार कबूतरों को खाना खिला रहा था। जैन धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है, एक जिसके सिद्धांत से जानवरों को कोई नुकसान नहीं होता, और ग्रामीण ने पक्षियों का स्वागत किया। दैनिक भोजन ने कुछ डेमोशन क्रेन को आकर्षित करना शुरू कर दिया, जो पहले से ही आसपास के क्षेत्रों में प्लान कर रहे थे। वे पक्षी स्पष्ट रूप से फैल गए शब्द और अधिक से अधिक सारस हर साल अपने मौसम भारतीय प्रवास के लिए खींचन जाने लगे, जो देर तक चलता रहा, अगस्त से मार्च तक। खींचन के डेमोशन क्रेन के साथ हमारी मुलाकात खींचन राजस्थान भारत के प्राचीन राजाओं की भूमि के माध्यम से हमारी अपनी यात्रा के एक उदाहरण के दौरान हुई है। देश के शहरों और गांवों में लंबी यात्राएं जयपुर की राजधानी की रोड ट्रिप भी की है। वहां स्थानीय लोगों ने अनजाने में एक पक्षी अभयारण्य आकर्षण करने और रक्षा करने में इतना सफल है डेमोशन के लिए
कि लगभग 15,000 पक्षी अब तक प्रत्येक क्षेत्र से आते हैं। एशिया और मंगोलिया में उनकी प्रजनन के मैदानों में प्रवास करने का मौसम भी है। यह साल का सही समय था। पक्षी नर के रूप में हमें इसे देखना था। हमने राज्य के उत्तर पश्चिम में बीकानेर की हलचल भरी भीड़ को पीछे छोड़ दिया। करणी माता, एक शहर जो अपने जूनागढ़ किले और आसपास के मंदिर, चूहे मंदिर और जोधपुर के लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान चौकी के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान किया है। घटते वन्य जीवन और होमो सेपियन के साथ उनका संघर्ष हमारी सभ्यता के लिए एक निरंतर और बिगड़ता विषय है। इसलिए जब भी मुझे इससे संबंध कोई सकारात्मक कहानी मिलती है तो मैं उसे देखते ही कोशिश करता हूँ कि डेमोसन क्रेन की कहानी खींचन एक ऐसी दुर्लभ लेकिन सुखद कहानी है जो हर किसी को पसंद आनी चाहिए। मेरा नाम कुछ साल पहले आया था, शायद किसी यात्रा मंच में। ये डेमोसन क्रेन के लिए जाना जाता है जो सर्दियों के दौरान इस गैर वर्णित गांव में झुंड लेते हैं। जब यूरेशिया स्टेप्स आराम के लिए बहुत ठंडा हो जाता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण कुछ अन्य स्थानों के विपरीत उनका शिकार करने के बजाय धार्मिक रूप से उनकी रक्षा करते हैं और उनका भरण पोषण करते हैं। जहाँ जो दिलचस्प ये है कि एक बिल्कुल नई घटना जो प्रयास से जारी कुछ ही समय नहीं है, किसी भी चीज़ से जो जानकारी में एकत्रित कर सकता है। उन्हें कुछ दशक पहले ही इस स्थान की खोज की और सुरक्षा और आतिथ्य के कारण लौटते रहे। इसलिए इस निश्चित हो सकते हैं कि ये पक्षी इतने बुद्धिमान हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और न केवल आदत का पालन करने के लिए कुछ रहस्यमय आदमियों और निर्माता और प्रगतिहास के उन्नत ग्राहक है। मैं अब पहले से ही तुर्क की आवाज़ों की तर्क आवाज़ सुन सकता हूँ, हजारों सालों द्वारा। हालांकि मैं उनमें से कोई भी नहीं देख सकता। वे वैसे भी औपचारिकताओं के बाद और मैं कुछ सीढ़ियाँ चढ़ गया और मैं अचानक मिल गया पूरी तरह से अलग ब्रह्मांड के बीच में। एक अन्यथा शुष्क लाल भूरे रंग की पैरिस दृष्टि के बीच में एक छोटा सा जल निकाय था और हजारों सारस है 36 तक उनके आगे पूरे खंड को कवर कर रखा है। कभी कभी उनमें से तो कुछ अचानक उड़ जाते हैं जो सूरज को ढक लेते और फारसी तीर या बस थोड़ी सी देर बाद बसने के लिए वे इस जगह से प्यार करते हैं। इनमें मैं उस क्षेत्र में घूमा और कई तालाब देखे। इसके चारों ओर पक्षी एकत्रित होते रहते हैं। वे यहाँ इतनी अधिक संख्या में है कि स्थानीय पक्षियों का छाया है। ये मैं मुश्किल में एक बत्तख और शायद अन्य प्रजातियों के बीच कुछ बत्तखों को देख सकता हूँ। स्पष्ट रूप से सारस उस जगह में से इतना प्यार करते हैं कि वे आजकल अगस्त की शुरुआत में सर्दियों के प्रवास के लिए आने लगे हैं और मार्च तक रहते हैं। इंडिया में एक कहावत है, वाइल्ड लाइफ का एक ट्रेजर ट्रूव है। यही एक जो विरासत है, ये जो ट्रेजर है, वाइल्ड लाइफ को बचाना, इनका ध्यान रखना, ये हमारा फ़र्ज़ है। क्योंकि ये दुनिया जितनी इनकी हमारी उतनी है। अगर आप वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते प्रमोट करेंगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट कनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि वाइल्ड लाइफ जाते हैं तो इन्वायरमेंट जाएगी, इन्वायरमेंट जाता है तो हम बन जाएंगे। तो अपनी शेल्फ इस कारण के कारण वाइल्ड लाइफ को बचा के रखें, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
जैसे कि जो पक्षी हैं, पक्षी ना तो हमारे हैं ना तो तुम्हारे हैं, ये तो नेचर के हैं, प्रकृति के हैं। इन्वायरमेंट फ़र्क पड़ता है, प्रकृति पर फ़र्क पड़ता है, इनसे दुनिया बदलती है। अगर ये जानवर लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तो ये जगह भी सुनसान है। ये जहाँ जहाँ जाते थे वो भी जगह सुनसान है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज़ को प्रमोट करो। मैं आपको इसी के बारे में बता रहा था, जो फीडिंग वाला एरिया है, ये जो आप देख रहे हैं सामने पक्षी घर, ये जो घर जो मैं आपको फीडिंग होती है सुबह 5 बजे, ये जो दो आपको बता रहा है, ये वो पॉन्ड आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ। राइट हैंड पे फर्स्ट पॉइंट पड़ता है और ये अलग पॉइंट जो लेफ्ट हैंड पे पड़ते हैं। पहले हम जाएंगे फर्स्ट वाले पे राइट की तरफ, दूसरा जो है वो लेफ्ट की तरफ, थोड़ा सा आगे की तरफ। ये वही जगह है जो मैं बता रहा था। इसे जो सुबह है, हाँ ये सुबह वो जगह है जहाँ सुबह चुग्गा दिया जाता है, सुबह 5 बजे और शाम को 5 बजे दिया जाता है। तब तक लेट होते हैं। मतलब एक प्रॉब्लम है, या तो आप दूसरा का एक दिखाऊं पॉन्ड कौन सा, वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम सुबह वाले में जल्दी जा नहीं पाते हैं और मैं चाहता था सुबह वाला आपको दिखाऊं। और शाम को रहता है 5 बजे तक, लेकिन उस वक्त तक मैं रोक नहीं सकता, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था वो दिखा दूं तो जल्दी से जल्द। थार रेगिस्तान के किनारे पर स्थित खींचन गांव के प्रवास मार्ग पर स्थित है। डेमेसन क्रेन यूरेशिया में अपने प्रजनन के मैदान में यात्रा करने के लिए यात्रा कर रहे हैं। भारत की हल्की सर्दी में ये पक्षी जीवन भर एक एकांकी जोड़ी बनते। प्रवास के दौरान ये सारस अपने सिर और गर्दन को सीधा और अपने पैरों को सीधा करके उड़कर उनके पीछे की तरफ चलते हैं। डेमेसन क्रेन दिन भर के दौरान सक्रिय रहती है। वे प्रमुख रूप से सुबह के समय चारा करती हैं, खुले घास के मैदान, खेतों के घंटों बिताते हैं, फिर शेष दिन एक साथ रहते हैं। बीज, घास, अन्य पौधों की सामग्री, कीड़े, छिपकली और अन्य छोटे जानवर भी। काला सागर से उत्तर पूर्व पश्चिम तक मध्य यूरेशिया में डेमेसन क्रेन प्रजनन करते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप और सहारा अफ्रीका में सर्दी होती है। वहाँ एटलस पर्वत की तुर्की और उत्तरी अफ्रीका में पृथक आबादी है। ये प्रजातियाँ अक्सर खुले झाड़ीदार मैदानों और सवाना और विभिन्न घास के मैदानों में भी आती है। अक्सर पानी के आसपास धाराएं, झीलें और अर्धभूमि होती है। ये अर्ध रेगिस्तान में पाए जा सकते हैं। रेगिस्तान अगर पानी उपलब्ध कराता है तो वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। सर्दियों के दौरान ये भारत के खेती वाले हिस्सों का प्रयोग करता है और आसपास के अर्धभूमि में बसेरा बसाता है। अफ्रीका सर्दियों के मैदानों के लिए ये कांटेदार चुनते हैं और अफ्रीका सर्दियों के मैदान के लिए ये कांटेदार चुनते हैं। बबूल, करीब अर्ध भूमि और घास के मैदानों के सवाना। डेमेसन क्रेन व्यवहार में एकांत और सामाजिक दोनों है। ये बुनियाद के अलावा खाने, चलने आदि गतिविधियां और ले जाने पे एकांती होते हैं। बाहर निकलना, नहाना, हिलाना, खुजलाना, खींचना, रगड़ना और पंख लगाना चित्र आदि। ये दिन के दौरान सक्रिय भी होते हैं। ये जब वह चारा, शिकार, घोंसला और जब प्रजनन का मौसम हो तो उनके बच्चों की भी देखभाल करते हैं। एक गैर प्रजनन में मौसम के झुंड के भीतर समूहीकरण करते हैं। रात के दौरान वह सुरक्षित रूप से आराम करते हैं, एक पैर पर, जबकि उनका सिर और गर्दन कंधे के बीच और कंधे पर टिका हुआ है। ये क्रेन प्रवासी पक्षी हैं जो अपने प्रजनन में से लेकर अपने तक लंबी दूरी तय कर सकते हैं। सर्दियों के मैदान में भी मानना पड़ेगा। अगस्त से सितंबर तक ये कई बड़े झुंड में इतना इकट्ठा हो जाते हैं और 400 व्यक्तियों के रूप में, और फिर सर्दियों की सीमा से प्रवास करते हैं। मार्च से अप्रैल के दौरान वे उत्तर से वापस घोंसले के मैदान में
उठते हैं और वापसी प्रवास पर झुंड संख्या केवल 4 से 10 पक्षी होते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान वे साथ साथ भोजन करते हैं और साथ अन्य भी। डेमोसेन क्रेन सहवाकारी होते हैं। वे प्रमुख रूप से घोंसले के बीज के साथ साथ अनाज के दाने भी खाते हैं। ये कैलोटेलियस जैसे कि कीड़े, साथ की छिपकली कीड़े के और छोटे केशुरुक भी खाते हैं। डेमोसेन सारस एक एकाकी होते हैं जिसमें से एक बड़ा जीवन भर एक साथ रहता है। प्रजनन का मौसम अप्रैल मई से होता है जो उत्तर में जून के अंत तक फैला हुआ है। श्रेणी में ये पक्षी सूखी जमीन और बंजर पर और साथ ही खेत वाले क्षेत्रों में भी घोंसले बनाते हैं और घास के खुले क्षेत्र में भी। एक जोड़ी क्षेत्रीय और आक्रामक हो जाती हैं। ये बचाव करेंगे और उनके घोंसले के शिकार क्षेत्र में और कभी कभी एक प्रकार के माध्यम से एक शिकारी के घोंसले से दूर फुसलाते हैं। टूटे हुए पंख प्रदर्शन का है और 2 अंडे सीधे जमीन पर रखे जाते हैं और कभी कभी तो माता पिता द्वारा सुरक्षा प्रदान करने के लिए वनस्पति या टूटे पत्थरों का इकट्ठा किया जाता है और छलावरण की तरह। लेकिन घोंसला हमेशा एक न्यूनतम रचना है। शुष्मान के लिए लगभग 27-29 दिन और दोनों वयस्कों द्वारा उनके नीचे के सूजे हल्के भूरे रंग के इस भूरे रंग के होते हैं और अंथा भूरा सफ़ेद। माता पिता दोनों इन्हें खिलाते हैं और इनका पालन करते हैं। माता पिता हैचिंग के तुरंत बाद आसपास के क्षेत्रों में जाते हैं। लगभग 55 से 65 दिनों में वे भागते हैं और 10 महीने में वे स्वतंत्र हो जाते हैं और आमतौर पर 4 से 8 में से प्रजनन करना शुरू कर देते हैं या पूरा साल पर। डेमोसेन क्रेन मुख्य रूप से अर्धभूमि के प्रजाति हैं। वे अब पानी के करीब दलदली क्षेत्रों में प्रजनन करना पसंद करते हैं, लेकिन सर्दियों के साथ ठीक है कच्छ के धार और रण जैसे शुष्क क्षेत्रों में भी जब तक पानी एक छोटी उड़ान दूर कर रहे हैं। खींचन में गांव के तालाब के आसपास बसते हैं। पीने की पानी आराम करने और आमतौर पर घूमने के लिए सड़कों की संख्या में झुंड के रूप में होती है। खींचन में कार्रवाई के केंद्र भी पक्षी भोजन गृह है जहां स्वयं सेवक हर सुबह पक्षियों के लिए अनाज बिखेरने के लिए पहुंचते हैं। नाश्ते के समय तक परिवार डेमोसेन क्रेन से भर जाता है और जो जोर से हैंगिंग कॉल्स का उत्सर्जन करता है। भोजन गृह में या चुग्गा गृह पक्षियों द्वारा प्रदर्शित अनुशासन को याद कराता है। क्रेन बेंचों के परिसर का दौरा करें कहा जाता है। जब एक समूह अनाज खा रहा था तो दूसरे पक्षी पास के रेतों की टीलों को इंतजार कर रहे थे और जब परिसर में या चुग्गा घर में क्रेन भी थे और वे खाकर उड़ जाते हैं और टीलों में से एक और दल उनका स्थान ले लेता है। ये कहानी नहीं है, ये पक्षी पूरी तरह से सुरक्षित है। पिछले वर्षों में आसपास की बिजली लाइनों की बिजली की करंट के कारण भी कई क्रेनों की मौत हो चुकी है। खींचन लेकिन निवासियों के प्रयासों की बदौलत ठंडे भूमिगत हो गए हैं। दूसरी सफल क्षेत्र के किसानों को पालन करना पड़ता है अपने खेतों में चरने वाले झुंडों से निपटना। और हालांकि ये अपेक्षाकृत कम समस्या क्योंकि ये उनकी पक्षी घर में अनाज मिलता है। कुछ दशक पहले केवल कुछ दर्जन ऊर्जा ये डेमोसेन क्रेन का स्थानीय नाम था। खींचन में देखने चले गए थे, लेकिन आज उनकी संख्या कई हजारों बढ़ गई है। उन ग्रामीणों के लिए धन्यवाद जिन्होंने अपने मजबूत होने के कारण उन्हें संगठित तरीके से खिलाने का फैसला किया। जैन मान्यताओं के अनुसार की क्रेनों को अक्सर कुत्तों और ग्रामीणों द्वारा परेशान किया जाता था, इसलिए नदी के किनारे एक छोटा सा भोजन स्थान 50 बटे 60 मीटर स्थापित किया गया था।
गांव है राजनगर। हालांकि आज ये क्षेत्र भोजन के समय बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाला हो गया है और एक नया समाधान खोजना होगा। आगे की समस्या पहले से ही खुली हुई सरकारी ज़मीनों और मकानों पर अतिक्रमण करने वाले नए बसने वालों में उत्पन्न हुई है, जो अब बाधा डालते हैं। पक्षियों की पसंदीदा उड़ान पथ है और इस गांव में उन रक्षणवादियों के बीच तनाव पैदा हो गया है जो उन्हें शाश्वत करना चाहते हैं। सारस की सुरक्षा और शांति और विपक्षियों ने राजनेता जो नए बसने वालों को संभावित मतदाताओं के रूप में देख रहे हैं और उनके रूप का समर्थन करते हैं। स्थानीय अधिकारियों ने पुलिस की सुरक्षा में कुछ अधिकृत निर्माणों को पहले ही हटा दिया है, लेकिन विपक्ष की नहीं। तर्क देते हैं कि क्रेन फीडिंग साइट वैसे भी बहुत अधिक भीड़ भाड़ वाली है और उसे अनुरोध करते हैं इसके बजाय इसे स्थानांतरित किया जाए। इसके बावजूद रतनलाल एक स्वयं सेवक है, अपनी सुबह और दोपहर की गतिविधि जारी रखते हैं और पूरे मौसम में नवंबर और फरवरी पक्षियों के लिए प्रतिदिन 5 क्विंटल यानी 500 किलोग्राम अनाज प्रदान करते हैं और ये सब मौद्रिक दान द्वारा भुगतान किया जाता है। स्थानीय लोगों और अंगतों से गुराज संरक्षित विकास संस्था द्वारा प्रशासित क्रेन के लिए खींचन में एक नव स्थापित समाज और संरक्षण और देखभाल भी है। ये वार्षिक पक्षी प्रवास 1970 के दशक में लगभग 100 सारसों के साथ शुरू हुई थी, जो एक स्थानीय लोगों के लिए स्वाओं का खिलाना शुरू कर दिया गया है। हाल में यहाँ श्रद्धालु गाँवों देशी और विदेशी बहुत आकर्षित कर रहे हैं क्योंकि इसे सफलतापूर्वक खिलाने और लेने की परंपरा स्थापित की है। हर साल सर्दियों के मौसम के दौरान ये विशेष क्षेत्र में प्रवास करने वाले जंगली पक्षियों की देखभाल करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अद्भुत पक्षियों का चरागाह एक उतरते देखना वास्तव में विस्मयकारी है और इसका शोर विध्वंस अद्भुत। राजस्थान बड़ी संख्या में शीतकालीन प्रवासियों का घर है और दुनिया भर में से पक्षी प्रेमियों की आकर्षित करता है और कुछ खुले मैदानों में कुछ छोटे तालाबों के साथ खींचन और इसके सामने पक्षियों के लिए एक असंभव गंतव्य है। ये वहाँ राजस्थान में बहुत सारे बड़े जल निकास है और पिछले कई दशकों में राज्य खुद ही हरा भरा हो गया था और फिर भी ये किचन वे नाव है जो शायद पक्षियों को खिलाने का सबसे बड़ा शानदार प्रदर्शन है। सारस हर साल हमारे ऊपर फीडिंग सर्कलों में उड़ रहे हैं जो चारों ओर जमीन के हर खाली हिस्से में बैठे थे। हमने एक और देखा फड़फड़ाते हुए कबूतरों का भी विशाल झुंड उड़ रहा था और एक बार मैदान की परिक्रमा की और फिर उत्तम सहाय के बीच खिला उम्मद शुरू कर उतरने लगे और ठिठुरते हुए। थोड़ी देर बाद आकाश में हजारों क्रेन्स डराते हुए चुगा घर में उतरे और हम हावक थे दृष्टि के साथ। ये नज़ारा मेरे लिए बहुत आम था क्योंकि 1970 में उन्होंने आंखों में देखा था और अब शौकीन स्मृति के बाद हमारे गांवों में लौटने के लिए। इस बीच मैं भूल गया कि कुछ समय के लिए आज मेरे पास भगवान की इन अद्भुत रचना को पकड़ने के लिए कैमरा है, यादें हैं और हमेशा के लिए मेरे साथ रहना। ये हजारों डेमोस्ट्रेट क्रेन की दृष्टि का मत करने देने वाला प्रभाव है। चुगा घर के पास छत वाले कई घर हैं और स्थानीय लोग सभी राज्यों को उनके घर से देखने की अनुमति देते हैं। ये स्पष्ट रूप से सामाजिक पक्षी हैं। इस तरह से चाराओं के लिए झुंड में उड़ गए और जिस तरह की मंडली के रूप में वे कम से कम धक्का मुक्की और झगड़ा करते थे
लेकिन बहुत कम कहने के लिए वैसे खिलते हैं, जिस तरह से समाप्त होते हैं और बेंचों में चले जाते हैं, जिस तरह से किचन के आसपास की जगह से पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाते हैं और सभी मजबूत सामाजिक संबंधों का सुझाव दे रहे हैं। किचन के स्थानीय लोग पक्षियों के गर्व करते हैं और वास्तव में उनकी चाल, समय और आदतों के बारे में जानते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि वे रक्षा कर रहे हैं। पक्षी स्वयं अपनी दिनचर्या के बारे में बताते हैं और ये मनुष्यों के बारे में चिंतित नहीं है, जिनके साथ अपना स्थान समझना, साझा करना कर रहे हैं। आजकल कुत्तों का खतरा थोड़ा बढ़ गया है। कुत्ते के कारण कुछ आहत भी हुए हैं। हर सुबह क्रेन को खिलाने के लिए एक बड़े स्थान का समीकरण किया जाता है और बाड़ लगाई गई है। पूरे मौसम में हर दिन 9 फरवरी तक पक्षियों के लिए ज़मीन पर 500 ग्राम अनाज फैला हुआ है। ये सब जैनों के मौद्रिक दान द्वारा भुगतान किया गया है। गांव में के समुदाय में भी सारस अपना सुबह का नाश्ता पूरा करने के बाद पास के एक तालाब के पास इकट्ठा हो जाते हैं। वह जगह है जहां पर सबसे पहले किचन के डेमोसन क्रेन के निकट संपर्क में आए थे। आज किचन पक्षी अभयारण्य इस क्षेत्र में डेमोसन क्रेन प्रवास का केंद्र बिंदु है और पक्षी देखने का केंद्र भी है। भारत में मौसम के चरम के दौरान हर दिन लगभग 7 बजे और शाम को 5 बजे अंगों हजारों की संख्या में शोर पंखदार तमाशा देख सकते हैं। केरों की संख्या, जिनमें से प्रत्येक 1.8 मीटर तक के पंख के साथ हैं और सैकड़ों किलो अनाज पर दावत के लिए बाड़े पर उतरती है। मार्च में आ गए। किचन में अपनी पक्षी अभयारण्य के आसान जीवन को छोड़ने के लिए डेमोक्रेशन का समय आ गया है। उन्होंने प्रजनन स्थल हिमाचल के प्रतिष्ठार है, लेकिन उनका ऊंचाई वाला प्रवास एक खतरनाक है उन लोगों के लिए जो अगले कुछ महीनों में पहाड़ियों का माध्यम एशिया, चीन और मंगोलिया में अपने ग्रीष्मकालीन घरों में वापस आ जाते हैं और प्रजनन घोंसले के शिकार और अपने दोस्तों का एक छोटे से भारतीय गांवों में सर्दियों के लिए समावेश रिमोट के बारे में बताने के साथ मंदिर से रविंग किचन का कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा कंटेंट को तो इसे लाइक करें और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं।